Guys, branch account is considered as one of the important chapter for any kind of examination. In this video, we are going to discuss few short sums of branch accounting including petty cash, goods in transit, cash in transit and etc. So hi guys, my name is Jay Pamar and you are watching an educator. Let's start the class. Question is, the Mumbai head office sent goods worth rupees 1,20,000 to its Surat branch on March 20, 2010. The branch received these goods on April 4, 2010. So the Surat branch sent rupees 70,000 to head office on March 28, 2010 against the goods. The head office received this money on April 5, 2010. Accounting year closed on 31st March every year. Passes journal entry in the books of head office. सो क्वेश्चन में सबसे पहले ये जानना जरूरी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि आपको एग्जैक्टली क्या मांगा है. आपको पूछा है पास्ट जर्नल एंट्री फॉर दिस ट्रांजैक्शन in the books of head office and branch. So if you see, there are two types of transaction in this question. First one is Mumbai head office sent goods, and second one is that head office Surat branch sent money to head office. सो एक्चुअली यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन अलग अलग है एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड देम सेपरेटली. हम इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे और हमें एंट्री किसकी बुक में करनी है, हेड ऑफिस एज वेल एज ब्रांच, राइट. तो सबसे पहले हम फर्स्ट हाफ ट्रांजेक्शन को लेते हैं, जो है मुंबई हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजा है 1,20,000 का ऑन 28 मार्च एंड ब्रांच ने वो रिसीव किया है 1 अप्रैल को और हमें एंट्री पास करनी है 31 मार्च के लिए. सो द फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो जा रहा है हेड ऑफिस टू ब्रांच की तरफ, जो कि है गुड्स अमाउंट ऑफ 1,20,000. चलिए सबसे पहले एचओ की बुक में एंट्री देखते हैं, उसके बाद देखेंगे ब्रांच की बुक में. तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं दैट 28 मार्च की, जो कि हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेज रहा है. सो द एंट्री विल बी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच. यहां पे आप नाम लिख सकते हैं, गुड्स एंड टू ब्रांच. द अमाउंट विल बी 1,20,000 एंड 1,20,000. और ये गुड्स हेड ब्रांच को मिल रहा है 4 अप्रैल को, लेकिन हमें एंट्री करनी है 31 मार्च के लिए. तो 31 मार्च के लिए तो ब्रांच को अभी कुछ मिलने वाला है नहीं. तो जब 31 मार्च के दिन ब्रांच अकाउंट क्लोजिंग करेंगे और हेड ऑफिस जब अकाउंट्स क्लोज करेंगे तो उनमें एक डिफरेंस आएगा कि हेड ऑफिस ने गुड्स तो भेज दिया लेकिन ब्रांच को अभी तक वो मिला नहीं, तो वो दोनों एक दूसरे का अकाउंट क्लोज नहीं कर पाएंगे. सो इसलिए हमें एक और एंट्री पास करनी होगी हेड ऑफिस की बुक में ऑन 31 मार्च. 31 मार्च को हमें हेड ऑफिस की बुक में एक और एंट्री पास करनी होगी, दैट इज रिगार्डिंग गुड्स इन ट्रांजिट. द एंट्री विल बी गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट. फर्स्ट एंट्री में ब्रांच अकाउंट को ओपन किया तो इस एंट्री में हम उसको क्लोज करना होगा, तो ही वो अकाउंट टैली होगा एट द एंड ऑफ द year, that is 1,20,000. सो हमने एचओ की बुक में एंट्रीज कर दिए. अब ब्रांच की बारी. 31 मार्च को ब्रांच के पास कुछ आया भी नहीं था, कुछ गया भी नहीं था, सो उसके लिए उसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होगी. सो देयर विल बी नो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच. नाउ आते दूसरे पार्ट की तरफ, दैट इस गुड्स के लिए सूरत ब्रांच ने हेड ऑफिस को क्या भेजा, कैश. सो सूरत ब्रांच सेंट 70,000 कैश टू हेड ऑफिस ऑन March 28. सो अगेन ये ट्रांजेक्शन भी हमें चेक करना होगा कहां से कहां जा रहा है. पहला जो ट्रांजेक्शन था वो था हेड ऑफिस टू ब्रांच और ये ट्रांजेक्शन है ब्रांच टू हेड ऑफिस. दिस ट्रांजेक्शन इज ब्रांच टू हेड ऑफिस और क्या भेजा जा रहा है, कैश. द अमाउंट इज 70,000.
तो सबसे पहले आपको वे डिसाइड करना होगा कि कहाँ से कहाँ ट्रांजेक्शन जा रहा है, राइट। चलिए अब अगेन हम सीक्वेंस सेम रखते हैं। पहले हम एचओ की बुक में एंट्री करेंगे, फिर ब्रांच की बुक में एंट्री करेंगे। चलिए, क्या इस समय एचओ की बुक में कुछ होगा एंट्री? नहीं होगा, क्योंकि 31 मार्च को हेड ऑफिस को पैसा मिल ही नहीं रहा है। हेड ऑफिस को पैसा कब मिल रहा है? 5 अप्रैल को। सो देयर विल बी नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। नाउ ब्रांच पे आते। ब्रांच में अगेन हम 2 एंट्री करेंगे, दैट ऑन 28 मार्च द एंट्री विल बी head office account debit to cash account, that is 70,000 and 70,000. एंड अगेन हमें एक और एंट्री पास करनी होगी, जो कि 31 मार्च को हम अकाउंट्स क्लोज करने वाले। सो हमें एक और एंट्री करनी होगी, दैट इन ट्रांजिट की ऑन 31 मार्च के लिए, दैट cash in transit debit by 70,000 to head office account, that is again for 70,000. So first of all आपको डिसाइड करना है कि ट्रांजेक्शन कहाँ से कहाँ तरफ जा रहा है। पहला ट्रांजेक्शन इसमें था वो एचओ टू ब्रांच और दूसरा था ब्रांच टू एचओ। अब आप अगर एक चीज नोटिस करोगे तो जो रिसीवर पार्टी है, चाहे वो गुड्स हो या कैश हो, जो रिसीवर पार्टी है उसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। जो पहला ट्रांजैक्शन था उसमें रिसीवर पार्टी थी ब्रांच, सो उसमें कोई एंट्री नहीं है। और जो सेकंड ट्रांजैक्शन था उसमें रिसीवर पार्टी थी एचओ, तो उसमें भी कोई एंट्री नहीं है। सो ये चीज़ भी आप ध्यान रख के आगे बढ़ सकते हो। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, head office sent petty cash of rupees 4,545 to its branch during the year in the beginning, and at the closing of the year there was rupees 1699 and rupees 2245 of petty cash respectively with the branch. Past journal entry for petty cash expenses in the books of branch for the closing year on 31st March. Now यहाँ पे आपको closing petty cash की एक बैलेंस फाइंड करनी है, दैट इज कितना petty cash एक्सपेंस हुआ है। उसके लिए आप 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पहला बहुत इजी तरीका है, अगर आपको पेटी कैश अकाउंट याद है तो उसमें जो 4 चीज़ें डेबिट साइड पे दो और क्रेडिट साइड पे दो, तो आपको लिख के उसमें सारी अवेलेबल बैलेंसेस डाल के जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट विल बी योर बैलेंस। या फिर दूसरा तरीका जो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम हमारा पेटी कैश अकाउंट बना के करते हैं। सो पेटी कैश अकाउंट ऑन द डेबिट साइड देयर विल बी ओपनिंग बैलेंस, एंड दूसरा होगा जो हेड ऑफिस आपको सेंड भेजती है, कैश जो भेजती है वो। और ऑन क्रेडिट साइड यहाँ पे आपके पास होगा जो आप एक्सपेंस करते हो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज पेटी एक्सपेंसेस। एंड दूसरी चीज होती है आपके पास क्लोजिंग बैलेंस, सो बाय बैलेंस। सो हम सारी अवेलेबल अमाउंट जो है वो यहाँ इसमें इंसर्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट वन ओपनिंग बैलेंस आपके पास है, दैट इज 1699, एंड क्लोजिंग बैलेंस भी आपके पास है, दैट इज 2245। एंड जो एक और बैलेंस अवेलेबल है, दैट इज एचओ ने आपको कितना पैसा भेजे, तो वो आएगा आपके डेबिट साइड पे, दैट इज 4545। सो मेक अ टोटल ऑफ दिस विल बी 6244, 6244 एंड अगेन 6244, एंड जो भी अब बैलेंस यहाँ पे आएगी दैट विल बी योर पेटी कैश एक्सपेंस, इट इज 3999। सो हियर इज द बैलेंस। नाउ हमें आप इसकी एंट्री भी लिखनी है। सो इसकी एंट्री लिखनी है हमें, ये जो 3999 अमाउंट है दैट गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि ये आपका एक्सपेंस है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू petty cash account. The amount is 3999. आपको ये एंट्रीज याद होनी चाहिए। अगर ये आप नहीं लिखो शायद आपको इसके मार्क्स ना मिले, क्योंकि आपको क्वेश्चन में यही पूछा है। वो जो 3999 इसको फाइंड करने का एक और तरीका है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी 2 चीज़ें जो है, आपको यहाँ पे 3 अलग अलग बैलेंसेस दी है, तो उसमें से कौन सी 2 बैलेंस कोई एक साइड आएगी
और ऑपोजिट साइड वाली तीसरी बैलेंस को आप माइनस करोगे। तो यहाँ पे हम जानते हैं दैट ओपनिंग बैलेंस और एचओ ने जो कैश भेजा है वो आएगा डेबिट साइड और उसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग बैलेंस। सो वो भी आप कर सकते हो, दैट इज ओपनिंग बैलेंस प्लस एचओ ने जो कैश भेजा है वो एचओ ने जो कैश भेजा है वो प्लस एंड माइनस हम करेंगे क्लोजिंग बैलेंस। सो ओपनिंग बैलेंस दैट इज 1699, एचओ ने जो कैश भेजा है दैट इज 4545 एंड क्लोजिंग बैलेंस 2245 हम करेंगे माइनस। सो इट इज 62, माफ कीजिएगा, इट इज 3999. So this is again the way you can find the balance. Moving to next question. Question is, branch has opening balance of petty cash rupees 1620, closing balance 8181 during the year. Branch has incurred sundry expense of rupees 7074. Find the amount of petty cash received from head office by branch. So again let's solve this. हम petty cash account बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे दैट इज 1620, ऑन द अदर साइड क्लोजिंग बैलेंस दैट इज 8181 एंड आपको जो तीसरी बैलेंस है दैट इज सन्ड्री एक्सपेंस, तो वो आएगा क्रेडिट साइड पे। इट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस इन ब्रैकेट एक्सपेंसेस दैट इज 7074 एंड अब इसको हम क्लोज करेंगे और जो रिमेनिंग बैलेंस होगी वो होगी आपकी हेड ऑफिस ने जो सेंड किया है वो कैश, आपको जो सेंड पेटी कैश के लिए भेजा है वो अमाउंट आएगी। द टोटल ऑफ दिस अकाउंट इज 15255 and the difference will be 13,635. The next question is, the balance of furniture as on 1/4/2015 was 18,800, which was sent to branch on 1/10/2014. On 31st March 2016, depreciation was charged on furniture at 12% per annum on straight line method. Write a journal entry in the books of head office for furniture on 31st March 2016. आपको हेड ऑफिस की बुक में क्लोजिंग बैलेंस के लिए जर्नल एंट्री लिखनी है। अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो आपको सबसे पहले सारे डेट्स को एक अरेंज कर देना है, ऑल्डर टू न्यू वन, एंड उसमें टाइमलाइन एक सेट करनी कि कब क्या हुआ था। तो यहाँ पे सबसे ओल्डर डेट है, सबसे पुरानी डेट है 1/10/2024। उस दिन को क्या हुआ था, गुड सेंट हुआ था। कितने का हुआ था वो हमें बताया नहीं बताया है, सो कितने का वो हमें नहीं पता है। देन उसके बाद आपको डेट दी है 1/4/2015 की, ये आपको दी ओपनिंग बैलेंस कितनी थी 18,800, और उसके बाद आपको डेट दी है 31st March 2016, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस, जिसकी आपको अगेन बैलेंस फाइंड करनी है और यही हमारा क्वेश्चन भी है, राइट। सो आपको एक और चीज दी दैट इज डेप्रिसिएशन इज 12%। डेप्रिसिएशन इज 12% एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द ओपनिंग बैलेंस। हाउ वी कैन फाइंड द ओपनिंग बैलेंस? हमारे पास जो ये 1/4/2015 है कि तब आपके पास ओपनिंग बैलेंस 18,800 है, तो जब गुड्स वो सेंड किया है 1/10/2024 को, तो उस वक्त उसकी बैलेंस कितनी होगी, एक्चुअल बैलेंस, कॉस्ट प्राइस क्या होगी उसकी, राइट। सो वी नीड टू फाइंड दैट फर्स्ट, उसके बाद हम आगे का फाइंड कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले एक सिंपल कैलकुलेशन लगाते हैं। सपोज on 1/10/24 the balance is 100
द बैलेंस इज 100 लेस डेप्रिसिएशन, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमें मिलेगी 1/4/2015 की बैलेंस, जो कि होगी 31 मार्च 2015 यानी कि क्लोजिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस है ये। दैट इज कैसे मिलेगी, 100 इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 12%, और कितने महीनों का हम डेप्रिसिएशन लेंगे यहाँ पे, 110 से लेकर 1/4/2015 तक का, यानी कि हमारे पास 6 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा 6/12। सो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, इट विल बी 6, तो हमारे पास बैलेंस होगी अब 94। सो नाउ वी कैन अज्यूम दैट ऑन 94 वी हैव द बैलेंस इज 18,800. So what will be the balance on 1/10/2014 at 100? So हमें ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगी हमारी, दैट विल बी 18,800 into 100 divide by 94, it will be 20,000. Right. So as you know, this is the straight line method. So हम यहाँ पे सीधा डेप्रिसिएशन फाइंड कर सकते हैं, एनुअली कितना डेप्रिसिएशन होगा. So the annual depreciation will be annual depreciation at 12%, as straight line method will be 20,000 into 12%. So the annual depreciation will be 2,400. और हमें फाइंड करनी है क्लोजिंग बैलेंस. So closing balance on 31st March 16, वो होगी आपकी ओपनिंग बैलेंस. 18,800 में से माइनस हम करेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन 2,400, क्योंकि स्ट्रीट लाइन मेथड में बोला इसलिए. सो आपके पास अब क्लोजिंग बैलेंस होगा 16,400. दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31st March 2016. अब हम इसकी एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. एंट्री विल बी ब्रांच फर्नीचर account debit to branch account. The amount will be 16,400. Moving to next question. The question is, the balance of furniture on 1/10/2018 was rupees 38,000. In the books of Surat branch, Mumbai head office sent some furniture on 31/12/2018. On 31st March 2019, the balance of furniture in the books of branch was rupees 43,950. Depreciation on furniture is 10% as per reducing balance method. Write journal entry for furniture sent in the books of head office. Now in this question आपको बोला है कि जो फर्नीचर सेंड किया है उसकी आपको एंट्री लिखनी है. सेंड कब किया था इन्होंने, 31/12/2018 को, जिसकी हमारे पास कोई बैलेंस नहीं है. तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हमें स्टार्ट करना होगा क्लोजिंग बैलेंस से. सो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पे, दैट इज 43,950. नाउ इसमें ओल्ड फर्नीचर भी होगा एज वेल एज न्यू फर्नीचर भी होगा. अगर मैं बात करूं ओल्ड फर्नीचर की, इसमें वैल्यू कितनी होगी. सो अगर आप देखो ओल्ड फर्नीचर की वैल्यू ऑन 1/4/2018, द वैल्यू ऑफ ओल्ड फर्नीचर on 1/4/2018 was 38,000. नाउ ये जो बैलेंस है दैट इज फॉर 31st March 2019. सो 38,000, इसमें जो 43,950 बैलेंस होगी वो आफ्टर डेप्री होगी. सो चेक करते कितनी होगी, 38,000 माइनस द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको दिया है दैट इज 10% एज पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. सो सीधा हम माइनस करेंगे इसमें से 10%. तो मेरे पास इसमें अवेलेबल बैलेंस होगी इसकी 34,200. नाउ जैसे ही मैं इस 43,950 में से
ओल्ड की डेप्रिशिएटेड वैल्यू माइनस करूंगा ओल्ड फर्नीचर की, दैट इज 34,200, तो मुझे मिल जाएगी न्यू फर्नीचर की जो कि भेजा गया था 31 दिसंबर 2018 को, उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू दैट इज 9,000 that is 9,750 रुपीज। बट ये है डेप्रिशिएटेड वैल्यू जिसमें से हमने डेप्रिशिएशन माइनस किया होगा, तो हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये फर्नीचर भेजा गया था ऑन 31/12/2018 को, तो हम अज्यूम करेंगे दैट सपोज on 31st December 2018 the value of new furniture is 100 less depreciation, तो हम मिल जाएगी इसकी, हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 31/3/2019 तक का। सो कितना डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे हम इसमें से, 100 इंटू 10% इंटू कितने महीने हुए यहाँ पे, 3 महीने, 3 मंथ्स का हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 3/12, सो इट विल बी 2.5। सो जो बैलेंस होगी ऑन 31 मार्च 2019 इट विल बी 97.5। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस तो है ही न्यू फर्नीचर की, उसको हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे दैट ऑन 97.5 इट इज 9,750। हाउ मच फॉर 100 ऑन 31 दिसंबर 2018। सो सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पे हम करेंगे 9750 into 100 divide by 97.5, so we'll get 10,000. So here is the value of furniture sent on 31st December. अब हमें इसकी जर्नल एंट्री भी करनी है, दैट इज एंट्री विल बी ब्रांच अकाउंट डेबिट 10,000 to furniture sent to branch, again 10,000. Moving to the next question. Question is, Rajkamal Stores of Rajkot has a branch in Sidhpur. It dispatches the goods to the branch with specific instruction to sell the goods at 33.1/3% above the cost price. From the following, find out the closing stock. You are given with opening stock at cost price. Opening stock of branch at cost price, goods sent to branch at cost price, goods returned by branch at cost price, cash sales, credit sales and goods returned by branch debtors. इस क्वेश्चन में आपको बोला आपको क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है, राइट। और एक और इंस्ट्रक्शंस दिए कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को ऐसा बोला कि आप जो भी सेल कर रहे हो उसमें आप 33.1/3% कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट लगा के भेजोगे। सो आपको जो अवेलेबल बैलेंसेस दिए दैट इज फर्स्ट 3 बैलेंस जो आपको दिए दैट इज एट कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा है क्योंकि ब्रांच के सारे बैलेंसेस है। लेकिन नेक्स्ट 3 जो है दैट विल बी विथ प्रॉफिट, क्योंकि ये आपने कस्टमर के साथ डील किया है। फर्स्ट जो कि है कैश सेल, अगेन इसमें भी प्रॉफिट होगा, क्रेडिट सेल ये भी प्रॉफिट वाली बैलेंस होगी, और ये जो है डेटर्स ने ब्रांच को रिटर्न किया अगेन ये भी प्रॉफिट वाली ही बैलेंस होगी। सो लेट्स कैलकुलेट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ब्रांच के पास कितना स्टॉक होगा वो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद उसमें से सेल्स माइनस करके हम फाइंड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। चलिए, सो ब्रांच के पास टोटल बैलेंस कितनी हो सकती है गुड्स की, टोटल गुड्स इन हैंड विथ ब्रांच। तो फर्स्ट आपके पास है ओपनिंग बैलेंस दैट इज 60,000 प्लस उसमें गुड्स सेंट दैट इज 3,60,000, और उसमें से इन्होंने कुछ रिटर्न किया था दैट इज रिटर्न, दैट इज माइनस करना होगा दैट इज 33,000। सो
एट द एंड ब्रांच के पास टोटल अवेलेबल गुड्स होगा 3,87,000। ना उसमें से हमें माइनस करना होगा नेट सेल्स एट कॉस्ट प्राइस नॉट विथ प्रॉफिट। सबसे पहले हमें नेट सेल्स फाइंड करना होगा। सो नेट सेल विल बी लेकिन एट कॉस्ट प्राइस। सो सबसे पहले हम नेट सेल्स फाइंड करेंगे। सो इनका टोटल कैश सेल था, दैट इज 1,40,000। 1,40,000 क्रेडिट सेल है इनका 3,60,000 एंड इसमें से हम माइनस करेंगे रिटर्न, दैट इज 12,000। सो इनका टोटल सेल हुआ नेट सेल एट सेल्स प्राइस दैट इज 4,88,000। बट ये जो है दैट इज विथ प्रॉफिट, राइट। तो हमें इसमें से प्रॉफिट निकाल देना है। तो प्रॉफिट कितना था हमें बोला था दैट 10% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो हम प्रॉफिट के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको हर बार याद रखना, ये हम आपको हर बार काम आएगा। अगर आपको बोला है कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट, तो आपको अज्यूम कर लेना है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100। अब कॉस्ट है तो उसमें हम प्रॉफिट माइनस नहीं करेंगे, उसमें प्रॉफिट हम ऐड करते हैं तो हमें सेल्स प्राइस मिलती है। तो हम इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे, दैट इज 33.33। तो हमें सेल्स प्राइस मिलेगी अब 133.33। तो हमारे पास सेल्स प्राइस है अवेलेबल, दिस इज अगेन सेल्स प्राइस 4,88,000। सो अब सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे हम, ऑन 133.33 सेल्स प्राइस इज 4,88,000। सो व्हाट विल बी द कॉस्ट एट 100। आपको 100 पे कितना कॉस्ट मिलेगा, 4,88,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 133.33। So you will get 3,66,000. This is your cost price. So minus करेंगे 3,66,000 एंड आपको अब मिल जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस दैट इज 21,000. So here is the end of this lecture. Thank you very much.